दिव्य सज्जनों, एक बार करतल ध्वनि के साथ आइए स्वागत अभिनंदन और वंदन करें। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, जिनका शुभागमन हम सबके बीच यहाँ टैगोर थिएटर के सभागार में हुआ है। साथ ही हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, उनका भी शुभागमन यहाँ हुआ, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी, उनका भी इस अवसर पर गर्मामयी उपस्थिति में उनका शुभागमन हुआ है, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है उनका भी। और सभी हुआ है 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन है और इस सम्मेलन में 5 जो सदस्य राज्य हैं उनकी विधानसभाओं के जो बड़े पीठासीन अधिकारी हैं उनके साथ आए हुए सम्मानित सदस्य हैं। इसके अलावा विशेष आमंत्रित राज्यों के पीठासीन अधिकारी और निर्माता हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से रही है। भविष्य के लिए भी उसका एक रोड मैप बने और उसके साथ साथ उसमें नवाचार हो, नया सृजन हो, नई सोच हो, नया विस्तार हो, क्षमता निर्माण हो, इन सबको लेकर ये सारे प्रयास हो रहे हैं और ये हमें बहुत सौभाग्य की बात है कि ये प्रयास हरियाणा विधानसभा के माध्यम से हो रहे हैं। अभिनंदन करते हैं एक बार आप सबकी करतल ध्वनि के साथ, तालियों के साथ आइए स्वागत अभिनंदन करें माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय का, माननीय उपसभापति राज्यसभा का और यहाँ विराजमान हमारे अलग अलग राज्यों जो सदस्य राज्य हैं उनके भी जो पीठासीन अधिकारी हैं, हमारे जो विशेष आमंत्रित राज्य हैं उनकी विधानसभाओं के भी पीठासीन अधिकारी हैं, राज्यसभा और लोकसभा के वरिष्ठ अधिकारी और संवैधानिक मूल्यों की परंपराओं की गहरता, उसकी स्थापना, उसके सशक्तिकरण के लिए और क्षमता विस्तार के लिए इस तरह के आयोजन के माध्यम से हम अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। आज के इस आयोजन में हमारे बीच यहाँ शुभागमन इस सभा के बीच यहाँ पधारी विभूतियों का जिनका सानिध्य मिलना ही हम सब के लिए विशेष गौरव की बात है और इस गौरव की घड़ी में, इस क्षण में आप सबको, आप जैसी विभूतियों को अपने बीच पाकर हम अपने आप को आह्लादित भी महसूस करते हैं, गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। इस अवसर पर हम सबके बीच दिव्य सज्जनों, माननीय राज्यपाल हरियाणा प्रोफेसर अश्विन कुमार घोष जी, उनका शुभागमन आपकी करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत अभिनंदन माननीय राज्यपाल हरियाणा का। साथ ही माननीय राज्यपाल पंजाब और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया जी, एक बार करतल ध्वनि के साथ उनका भी बहुत बहुत स्वागत, आइए अभिनंदन करें इस अवसर पर। साथ ही स्वागत अभिनंदन आप सबसे निवेदन है, आप सभी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और मंच के और अग्रिम पंक्ति के बीच जो स्थान है अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा डॉक्टर कृष्णलाल बिंडिया जी और बहुत सारे सम्मानित अतिथि और विभूतियां यहाँ विराजमान हैं, उन सबका मैं हरियाणा विधानसभा 2004 में हुई थी और आज ये जो मंच है रंगकर्मी रवि मोहन जी की मेहनत की बदौलत किसी परिचय का मोहताज नहीं है और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो नाट्य महोत्सव हैं वहां पर इनके नाटकों की खूब धूम रहती है और उल्लेखनीय बात यह है कि हरियाणा की जो अपनी लोक नाट्य शैली है उस पर भी ये मंच बहुत मेहनत के साथ काम करता है। चलो भाई छूट जाएगी।
ये 14 अगस्त 1947 की रात है। एक ऐसी रात जिसका इंतजार सदियों ने किया, जिसके लिए लाखों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। आज हवा में आजादी की खुशबू है, लेकिन उन चेहरों पर जिम्मेदारी का भार भी है जो एक नए भारत को जन्म देने जा रहे हैं। आज हम इतिहास के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां गुलामी समाप्त हो रही है, लेकिन राष्ट्र निर्माण की सबसे कठिन यात्रा अब शुरू होगी। आज जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। ये केवल एक देश की आजादी नहीं, ये भारत के करोड़ों लोगों के सपनों का उदय है। याद रखिए, आजादी बस सियासती नहीं होती, उसकी रूह सामाजिक और अखलाकी होती है। अगर इस मुल्क में इंसान इंसान से बराबरी का बर्ताव नहीं करेगा तो ये आजादी अधूरी रह जाएगी। ये पताका केवल एक ध्वज नहीं, ये हमारे महान भारत का प्रतीक है। मैं कामना करती हूँ कि ये सदा ऊंचा फहराता रहे और संसार में छाई संकट की इस कालिमा में प्रकाश बनकर चमके। इसकी छत्र छाया में केवल सत्ता नहीं, मानवता जीवित रहे और इसके नीचे रहने वाले प्रत्येक प्राणी को शांति और सुख प्राप्त हो। और मैं ये भी स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यदि ये नया भारत समानता पर आधारित होगा तो उसमें स्त्रियों की आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। आइए हम सब अपने भारत देश के तिरंगे के सम्मान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान गाते हुए इन क्षणों पर गर्व महसूस करते हैं। चलो जनगण मन अधिनायक गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आज हम भारत को केवल एक संविधान नहीं दे रहे हैं, हम उसे एक नई दिशा दे रहे हैं। राजनीतिक समानता का ये अधिकार तभी सफल होगा जब सामाजिक और आर्थिक समानता भी इस देश में स्थापित होगी। यदि हमने अपने भीतर की असमानताओं को समाप्त नहीं किया तो ये लोकतंत्र केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा। संविधान कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो, यदि उसे चलाने वाले लोग श्रेष्ठ नहीं होंगे तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। आज से भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। आज हम अतीत से भविष्य की ओर कदम रख रहे हैं और भारत अब अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। मेरा भारत मेरा भारत मेरा भारत जिंदा रहे, हम कहे ये गाना बुलंद रहे। मेरा भारत मेरा भारत मेरा संविधान में ये है, संविधान में वो है। अरे इतना कुछ लिखा है, इतना लिखा है, अधिकार, कर्तव्य, कानून।
इतना कुछ लिखा है कि अगर लागू हो जाए ना तो हमारे जैसे हजारों लाखों को इंसाफ मिल जाएगा। और होता क्या है, जब कभी कोई बड़ा आदमी गलती करता है तो उसके लिए जांच बैठती है, और जब कभी कोई मेरे जैसा आदमी गलती का शिकार करता है ना तो उसे मिलती है तारीख, फिर से तारीख, और आखिर में मिलती है उम्मीद की तारीख। ये आजकल के बच्चे स्कूल में स्वच्छता पर 5 पेज का निबंध तो लिखेंगे, पूरा स्कूल तालियां भी बजाएगा, और जैसे ही बाहर आएंगे पूरा कचरा कहीं में फेंक देंगे। इसमें इनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि सफाई इनकी किताबों में लिखी है, आदतों में नहीं। तो जहां कहीं भी देखो तो दीवार पर लिखा रहता है यहाँ पेशाब करना मना है, लेकिन अपने देश के सच्चे नागरिक अक्सर उसी दीवार के नीचे खड़े होकर अपनी देशभक्ति दिखा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम नियमों को तो पढ़ते हैं पर मानते नहीं। कभी कभी तो लगता है कि मैं यहाँ सिर्फ सफाई नहीं कर रहा बल्कि पूरे समाज का कचरा साफ कर रहा हूँ। लोग बात करेंगे अधिकार की, कर्तव्य की, कानून की। वो केवल शब्द नहीं थे, वो एक नारी की थकान, एक ऐसी थकान जो अधिकार पाने से पहले की हार मानी। थोड़ा सा सिर्फ शिकायत नहीं, वो एक टूटा हुआ भरोसा, और भरोसा जब टूटता है तो आवाज नहीं करता बल्कि खामोश हो जाता है। ये संविधान की कमी नहीं है, कानून की मजबूती उसके बनाने वालों पर निर्भर करती है। कानून मजबूत जय राम जी की आप सभी को, जय राम जी की। देखिए फिर आ गए हम। अब भाई आप लोग तो रात भर खड़े रहते हैं, ना भूख ना प्यास, ना कोई थकावट ना कोई शिकायत, और एक हमें देखिए सुबह होते ही वही कचरा, वही धूल, वही आदत। अरे बाबा साहेब जय हो। बाबा साहेब आप तो बहुत सख्त लगते हो। अरे एक बात बताऊं आपको, मेरे दादाजी आपके बारे में बात करते थे, वो जब आपके बारे में बताते थे ना तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती थी। कहते थे हम लड़े थे ताकि आगे आने वाली पीढ़ी सर उठा कर जी सके। अरे और तो और आजादी की लड़ाई के लिए कई बार वो जेल भी गए। आज भी जब घर में दादाजी के किस्से चलते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे वो फिर से जिंदा हो गए हैं और देश के लिए उठ खड़े हुए हैं। और हाँ, ये कोई आजकल की तरह रील नहीं है जो बच्चे से स्क्रॉल करते हैं। रियल जिंदगी थी जो आंखों के सामने चलती। और एक हमें देखिए, मैं यहाँ सफाई करता हूँ, गलत मत समझना कि भी काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन लगता है कि सपना जरूर छोटा हो गया। हाँ, सपने से याद आया, नेहरू जी आपने तो बड़े बड़े सपने देखे थे ना, डेस्टिनी। आपको पता है आजकल तो सपने भी यहाँ EMI पर आते हैं, छोटी छोटी किस्तों में। बापू आपने तो कहा था ना कि सफाई करो सफाई करो, अब हम तो कर रहे हैं सफाई, और बाकी लोग। बापू कभी कभी लगता है कि मैं इस शहर की सफाई नहीं कर रहा हूँ बल्कि लोगों की आदतों की सफाई कर रहा हूँ। और आदतें भी कैसी, हद बुरी आदत। अरे हाँ, कल मैंने स्कूल में कुछ बच्चों को देखा, वो स्वच्छता पर भाषण दे रहे थे कि हमें अपने देश को साफ रखना
बॉटल सब कुछ फेंक दिया। मुझे तो लगता है ये प्रैक्टिकल पीरियड छोड़ दिया होगा उन्होंने। आप हर रोज इनसे ऐसे ही बात करते हैं? मैडम जी डरा दिया आपने तो। आप मतलब होती रहती इन लोग से रोज बातें। अब देखिए हम लोगों ने इन्हें जगह जगह पर मूर्ति बनाकर खड़ा तो कर दिया है, बाकी अब क्या ही है। लेकिन हाँ मैडम जी, जन्मदिन पर माला और पुण्यतिथि पर भाषण देना हम कभी नहीं भूलते। अब तो बस इतना ही रिश्ता रह गया इन महान विभूतियों के साथ। मैडम जी, मैडम जी, हाँ? ये मूर्तियां सुनती तो है नहीं, लेकिन जब मैं यहाँ आता हूँ और इनसे अपने दिल की बात करता हूँ ना, तो मेरे मन को बहुत सुकून मिलता है। अरे वैसे मेरा नाम भगत है, आप मुझे मेरे नाम से भी बुला सकती हैं। तो भगत जी, हो सकता है कि ये सुनते सिर्फ जवाब नहीं देते और हम ही मान लेते हैं कि ये पत्थर। अब देखिए, मंदिर में पत्थर की मूर्तियों के सामने हम अपने दिल की पूरी बात कह जाते हैं, तो फिर यहाँ इनके सामने क्यों नहीं? बात तो बिल्कुल सही कही आपने, क्योंकि आस्था जगह थोड़ी देखती है। जब हम भगवान पर भरोसा कर सकते हैं तो इनके बनाए संविधान पर क्यों नहीं? बिल्कुल। अरे बताना भूल गई, जी, मैं यहाँ रिसर्च के लिए आई हूँ। मेरा टॉपिक है भारतीय संविधान और रंगमंच में संबंध। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या नाटक भारतीय संविधान जैसे गंभीर विषयों पर लोगों की सोच को बदल सकता है? भारतीय संविधान और रंगमंच में संबंध? जी मैडम जी, मतलब बदल तो सकता है, लेकिन हाँ, रंगमंच या नाटक की ना एक शर्त है। क्या? लोग नाटक देखकर सिर्फ ताली ना बजाएं, बल्कि इसमें छुपे विचारों को, उसमें छुपी भावनाओं को थोड़ा घर भी ले जाएं और अपने जीवन में अपनाएं। मतलब कि अगर आप सफाई पर नाटक देखो तो बाहर कचरा मत फेंको, अगर आप भ्रष्टाचार पर नाटक देखो तो खुद रिश्वत मत दो, और अगर आप बराबरी पर नाटक देखो तो अपने घर में सबको बराबर समझो। मैडम जी, अगर हमने ये कर लिया ना तो हमारा नाटक भी पास और संविधान भी। आपने ये सब बातें कहीं पढ़ी है क्या? अरे नहीं, किताबें तो हमने बहुत कम पढ़ी है, लेकिन हाँ, जिंदगी ने बहुत अच्छे नोट्स दिए हैं मुझे। मैडम जी, जब कभी भी अपने देश के भविष्य के बारे में सोचता हूँ ना, तो बहुत चिंता होती है। अब आप ही देखिए ना, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन अपने देश में बहुत से सरकारी नौकर अपने देश और समाज के हिस्से का काम अपनी तनख्वाह से कम और रिश्वत के पैसे से ज्यादा करते हैं। मतलब राष्ट्रीय और सामाजिक चरित्र दोनों पर हम भरोसे। सही कह रहे हैं आप। हमारे देश में कुछ लोग अब भ्रष्टाचार को भी शिष्टाचार समझने लगे। मुझे तो लगता है कि संविधान केवल किताबों में नहीं होना चाहिए, उसे लोगों के दैनिक व्यवहार और आदतों में भी दिखना चाहिए। म्यूजियम में इतनी देर तक हम खामोश खड़े रहते हैं, और खामोशी कभी खाली नहीं होती, उसमें लोग अपनी आवाज उठाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर, मैंने उस समय स्वच्छता की बात केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि आशय और विचारों के लिए कही थी, पर आज देखो वही बात उस भगत ने फिर से दोहराई। हमने चेतावनी दी कि किसी भी राष्ट्र की हर समस्या का हल उसकी आदतों में छिपा होता है, और आज देखिए वही सच फिर हमारे सामने खड़ा है। आज म्यूजियम में हमें किसी ने केवल देखा ही नहीं, उनकी महसूस नहीं किया। मुझे पहली दफा लगा कि हमें म्यूजियम में फोटो खिंचाने के लिए बुत बनाने की जरूरत है। और सुनना केवल शब्दों को पकड़ना नहीं, सुनना होता है सत्य को पहचानना। और आज म्यूजियम में सत्य किसी बड़ी सभा से नहीं बल्कि वो
ये वही म्यूजियम है जिसे हमारे संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर बनवाया गया है। और ये हमारे संविधान के निर्माताओं की प्रतिमाएं, जिन्होंने हमारे संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलो आज फिर से हैप्पी लेक्चर पक्का। अगर ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे कान नहीं आएगा। मैम, एक बात पूछो। संविधान हमारे डेली लाइफ में कहाँ काम आता है? संविधान हमें हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है। संविधान हमें हमारे कर्तव्यों के बारे में सिखाता है। संविधान हमें समानता न्याय। हाँ मैम, पर हम तो वैसे ही जी रहे हैं। क्या आज तक किसी ने संविधान खोलकर कुछ बदला है? अरे रुको जरा, सब्र करो। देखो, हर चीज ना सीधे दिखाई नहीं देती। संविधान एक मजबूत व्यवस्था है। क्या मतलब मैम? इनविजिबल लॉ। हाँ, कुछ वैसा ही। हंसी बड़ी आती है तुम लोगों को, पर ये बात ना समझ में नहीं आई। अगर समझ नहीं सकते तो पढ़ाया क्यों जाता है? बात तो सही है। क्योंकि समझने में समय लगता है। तो आसान भाषा में बताइए ना मैम। हर चीज आसान नहीं होती, और ये कोई वो तेरा मीम या रील नहीं है। पर जवाब तो किसी को पूरा सुनना ही नहीं है। वैसे भी आज की ये क्लास में नहीं लेने वाला। नहीं। आज एक नई विजिटिंग फैकल्टी आई है जो भारतीय संविधान और रंगमंच के विषय पर रिसर्च करे। क्या? हाँ, तो तुम लोगों की आज की क्लास सही। बच्चों, कम दिस साइड। मैम आ गई है। आई होप तुम लोग थोड़ा सीरियसली सुन रहे हो। चलो कम दिस साइड। भाई इतना शोर तो हमारे देश में सिर्फ 2 ही जगह देखने को मिलता है। एक क्रिकेट मैच के दौरान, और दूसरा जब लोगों को सच में कुछ समझना हो तो। बताइए क्या कंफ्यूजन है आप लोगों को संविधान को लेके? बहुत सारी कंफ्यूजन है। मैम, ये वी द पीपल हर जगह सुनाई देता है, पर इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है बेटा, देश का उज्जवल भविष्य सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि नागरिकों के कर्तव्यों से शुरू होता है। पर मैम, हाँ, इसे बनाया तो हमारे नेताओं ने था ना? नेताओं ने लिखा, पर किसके लिए? हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए। हम कभी वैसा देश बना पाएंगे जैसा इन्होंने सोचा था? भविष्य, आगे बढ़ो, हमें बड़ी दूर जाना है। चलो। हाँ? अब मैं क्लास में कभी फोन यूज नहीं करूंगा। मुझे भी सब जैसा बनना है। बिल्कुल बरोबर। चलो बेटा, आ जाओ। मैम, हाँ? मुझे क्या रास्ते में ड्रॉप कर सकते हैं आप? हाँ, प्लीज आइए ना, आ जाइए। माननीय सदस्यों, कई साल पहले इसी सदन में हमने भारतीय संविधान का निर्माण किया। अनगिनत चर्चाओं, मतभेदों के बाद हमने इसे अपनी बिल्कुल महोदय। आज म्यूजियम में शब्दों को केवल दोहराया नहीं गया, उन्हें समझने की कोशिश की गई। बहुत समय बाद लगा कि उन दीवार
सब विधायक जी आ रहे हैं। वैसे तो मैं रोज आराम से सफाई करता था, पर आज चमकना चाहिए सब कुछ, क्योंकि आज नजर पड़ेगी। वैसे तो मेरे काम पर हर रोज नजर पड़नी ही चाहिए, पर कोई बात नहीं, आज ही सही। बहुत बड़ी जल्दी सफाई कर रहे हो। मैडम जी आज बहुत विशेष दिन है, विधायक साहब जो आ रहे हैं। अच्छा, मतलब भाषण होगा। भाषण वो तो पक्का ही होगा। हाँ, पर कोई काम होगा कि नहीं वो बाद में देखेंगे। मैंने रिसर्च भी यही करना है कि लोग संविधान के बारे में सुनते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन संविधान को ठीक से समझते नहीं है। मैडम जी कुछ लोग तो समझना ही नहीं चाहते। समझेंगे तो उनके कंधों पर जिम्मेदारी जो आ जाएगी। और जिम्मेदारी सबको हमेशा भारी लगती है। बिल्कुल। मैडम जी लगता है आगे क्या इतने जल्दी? सर, कैमरा नहीं है, लेकिन लोग क्यों खड़े हैं? कैमरा होता है, हाँ सर, क्या भाई कहे, लिख लेता हूँ, लिख लो, अब फेसबुक पर अपलोड कर देना। जी सर। हमारा संविधान हमारे देश की आत्मा है। संविधान ने हमें न्याय, स्वतंत्रता और समानता के अधिकार दिए। संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, ये पूरे देश की आत्मा है, जिसने हमें एक पहचान दी, एक दिशा दी। जब हम आजाद हुए थे, हमारे पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन एक विश्वास था कि हम एक ऐसा देश बनाएंगे जो विकसित और खुशहाल होगा, जहां हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा और हमारा देश बहुत समृद्ध होगा। आज मैं इस मंच से संकल्प लेता हूं कि संविधान के आदर्शों को मैं जन जन तक पहुंचाऊंगा। सर, नमस्ते। नमस्ते। एक सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? अरे हाँ हाँ, लोकतंत्र है, पूछिए। और वैसे भी हम सवालों से डरते नहीं हैं, बस मीडिया वाले सवालों से डरना। सर, अभी आदर्शों की बात कर रहे थे आप। मैं इतना जानना चाहती हूँ कि आपने खुद संविधान पढ़ा है? हाँ हाँ, हम तो संविधान के ऊपर रोज विचार विमर्श करते हैं। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा, मतलब ओवरव्यू। देखिए मैं, इतना याद कहाँ रहता है, और इतनी बड़ी किताब है, और आप तो समझदार हैं, और नेता आदमी को ग्राउंड रियलिटी पता होना जरूरी है। नहीं मैडम जी, लेकिन आज पहली बार लगा कि किसी जनप्रतिनिधि ने हमें गंभीरता से सुना है। और जब इंसान सच में सुनने लगता है तो बदलाव की उम्मीद तो नजर आने ही लगती है। सही कह रहे हैं आप। जब मैं यहाँ पहली बार आई थी ना, तो बहुत सारे सवाल थे। जवाबों के साथ एक उम्मीद है कि संविधान सिर्फ किताबों में नहीं है। जो लोग बिना पहचान, बिना सम्मान के अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने संविधान को जिंदा रखा हुआ है। मैडम जी, जब भी मैं इस म्यूजियम की सफाई करूंगा तो मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो है जो संविधान की रोशनी को आगे बढ़ा रहा है और मेरा देश वाकई में स्वच्छ हो रहा है। ठीक है साहब लोग, अब आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं, कल सुबह फिर मिलूंगा। जय राम जी, जय।
के हाथों में चले जाते हैं जो उनके योग्य नहीं होते, और उन लोगों के कारण व्यवस्था बोझ बन जाती है और विकसित राष्ट्र बनेगा। और यदि हम सब सच्चे, ईमानदार और संवेदनशील हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज निर्गत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मान्वित करते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि 2047 के विकसित, आत्मनिर्भर, शिक्षित, सुरक्षित और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना पूर्ण योगदान देंगे। जय संविधान, जय हिंद, जय भारत। देवी सज्जनों, आप सबसे निवेदन है कि आप सिर्फ 2 मिनट के लिए और रुकेंगे, क्योंकि मैं कलाकारों के साथ कलाकार जो मंच पर विराजमान हैं उनका भी सम्मान होगा। मैं निवेदन करूंगा माननीय राज्यपाल हरियाणा प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी, माननीय राज्यपाल पंजाब और साथ ही चंडीगढ़ के प्रशासक आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी, साथ ही निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी, राज्यसभा के उपसभापति महोदय से भी और हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय से, उपाध्यक्ष महोदय और महिपाल ढांडा जी, हरियाणा सरकार के माननीय मंत्री, एक बार मंच पर आप सभी पधारेंगे और कलाकारों के साथ ग्रुप फोटोग्राफ के साथ साथ इस सफीदों से हमारे हरियाणा प्रदेश में जो राजकला मंच देश भर में जो नाट्य प्रस्तुतियां देता रहा है, उस श्रृंखला में माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी की यह परिकल्पना थी कि ये आयोजन जो हुआ है, क्योंकि उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन है और सम्मेलन भी ऐसा है जिसमें देश भर से हमारे विधायिका से जुड़ी विभूतियां, और उसका उद्घाटन आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय के कर कमलों से हुआ। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी की गरिमामयी उपस्थिति में हरिवंश जी माननीय राज्यसभा उत्सव सभापति, और 2 दिन का यह सम्मेलन है जो सीधे तौर पर लोकतंत्र के सशक्तिकरण और विधायिका के भूमिका, उसके सशक्तिकरण, क्षमता विस्तार और जनता की जागरूकता को केंद्र में रखकर तमाम विधायी प्रक्रियाओं के लिए इसको आयोजित किया गया, और इसीलिए इस नाट्य प्रस्तुति की कल्पना भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने की। तो इस राजकला मंच के जो ग्रुप लीडर हैं, निर्देशक भी हैं इस नाटक के, रवि मोहन जी, उन्हें एक स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर सम्मानित करने के लिए मैं निवेदन करूंगा मंच पर विराजे विभूतियों से। और रवि मोहन जी अपने पूरे राजकला मंच के बिहाफ पर उसकी तरफ से माननीय राज्यपाल हरियाणा प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी और माननीय राज्यपाल पंजाब श्री गुलाब चंद कटारिया जी, उनकी गरिमामयी उपस्थिति है और अपने कर कमलों से वे
रवि मोहन जी को शॉल और मेमेंटो भेंट करके इस मंच पर आप सबकी गर्माई उपस्थिति में जब देश भर से हमारा जोन 2 के अंतर्गत जो 5 राज्य आते हैं उनके सभी पीठासीन अधिकारी और डेलीगेशन के सदस्य और इसके अलावा देश के तमाम अलग अलग विधानसभाओं से भी माननीय पीठासीन अधिकारी और डेलीगेशन आया हुआ है, उन सबके सामने ये प्रस्तुति देने का अवसर मिला है। ये ऐसे ही है, आप ले लें ग्रुप फोटो इसको। और आप सभी एक बार करतल ध्वनि के साथ इस पूरे रास कला मंच को और कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग को जिसके सौजन्य से ये प्रस्तुति हुई है उनको हम आइए आभार व्यक्त करें। और इस सुंदर और प्रेरक प्रस्तुति के लिए जो परिकल्पना जो एक सोच रही है इसके पीछे माननीय हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी की, ताकि संविधान और संविधान के नायकों और उनकी कहानी को रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हुए हमारे भीतर एक एहसास जागे एक नागरिक के रूप में कि हम एक दायित्वबोध अपने अंदर महसूस करें। तो ये सोच दूर तक जाए, समाज के हर हिस्से में जाए, आपके माध्यम से ही जाएगी। आप सबका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं इस अवसर पर और हृदय से आभार कलाकारों की तरफ से। रवि मोहन जी जो कि रास कला मंच सफेदों जो कला मंच है उनका, उनके सभी कलाकारों का और एक मेमेंटो और एक शॉल भेंट करके उनका अभिनंदन इस अवसर पर और सभी कलाकारों के बिहाफ पर, रास कला मंच के बिहाफ पर उसके वो प्राप्त करेंगे। माननीय राज्यपाल हरियाणा, माननीय राज्यपाल पंजाब, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी और साथ ही माननीय सभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी, विधानसभा के अध्यक्ष हरियाणा के माननीय हरविंदर कल्याण जी और उपाध्यक्ष डॉक्टर किशन लाल मिड्डा जी, मधुपाल मांडव जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री हरियाणा सरकार, इन सभी का वंदन अभिनंदन इस सुंदर प्रस्तुति के लिए, प्रेरक प्रस्तुति के लिए। सभी कलाकारों का अभिनय और बैक स्टेज के जो भी इस टीम के सदस्य रहे उन सब ने बहुत मेहनत करके, महीनों की मेहनत और साधना के बाद ये प्रस्तुति आपके लिए तैयार की गई। सज्जनों, इसके एक एक शब्द को आपने आत्मसात किया होगा और उसको समाज के कोने कोने तक आप लेकर जाएं। इस सोच को, उन विचारों को, उन शब्दों के माध्यम से जो यहाँ इस मंच पर आप तक पहुंचे हैं, और वो सिर्फ निर्जीव शब्द नहीं है, वो जीवंत हैं, सजीव हैं, क्योंकि वो भारत के संविधान का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसकी आत्मा की अभिव्यक्ति है संविधान में और संविधान के इस रूप में। एक चीज और विशेष इसके बारे में बताएं कि इस नाट्य दल में ये सिर्फ हरियाणा के कलाकार नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों के, जम्मू कश्मीर से लेकर हमारे महाराष्ट्र तक के तमाम अलग अलग प्रदेशों के युवा साथी कलाकार इसमें शामिल हैं, जो इन्होंने इस प्रस्तुति में एक सचमुच जो भारतीयता का भाव है, आत्मा है उसके और संविधान जिसकी अभिव्यक्ति है, उसमें इस प्रस्तुति में वे शामिल हुए सभी कलाकार। तो तमाम प्रदेशों के इन कलाकारों को भी हम आभार व्यक्त करते हैं जो इस दल में शामिल होकर इस प्रस्तुति का हिस्सा बने, और हिस्सा भी एक सामान्य नाट्य प्रस्तुति के रूप में नहीं बल्कि of our countries, our freedom fighters struggle for emancipation. किया उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और हमारे सभी जो स्पीकर महोदय आए हैं उनका सम्मान, हमारा सौभाग्य है कि हमारा लोकसभा के स्पीकर साहब भी यहाँ आए, राज्यसभा के भी उपसभापति हरबंश राज जी भी यहाँ उपस्थित रहे। मैं उनका भी आप सबकी ओर से, मेरी ओर से, पंजाब और हरियाणा। हमारी संस्कृति में भी है कि हनुमान जी को उसकी शक्ति वो याद दिलाई गई। ये हमारी भारत की जनता, ये हनुमान है। अत्यंत प्रेरक, यादगार, शायद प्रकृति ने या ईश्वर या जो सत्ता है उसने हमें ये मौका तो नहीं दिया कि हम नियति से मुठभेड़ के उन पलों को देख सकें, पर इन कलाकारों ने, नाटक की कल्पना करने वाले, लिखने वाले, उसका स्क्रिप्ट तैयार करने वाले, उसको जीवंत बनाने वाले, उन सभी लोगों को अद्भुत बधाई जिन्होंने हमें
वो पल याद दिलाया और प्रेरणा दी कि 2047 तक कैसे हम विकसित भारत बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। से हमारे जिसमें आप बैठकर यहाँ आए तो उसी में आपको यहाँ से प्रस्थान भी करना है और आप सबसे निवेदन है सुखना लेकर पर आप सभी पधारेंगे। आप सबसे प्रार्थना है अभी के लिए कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हरियाणा की ओर से राष्ट्र की ओर से पर्यटन से आप सबका हृदय से आभार। आप सबके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बोल ले ली बोल सुंदर के आ जाना। एक मिनट बस पहली बार देश के ਜਦੋਂ ਇਹ 2004 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ